नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मेरा नाम हरी है और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विटिलिगो और सोराइसिस के बारे में। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ सकती हैं। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर शैलेंद्र धवन जी 1992 में 1992 में जो लेकर आए हैं कायाकल्प ग्लोबल, जिस हॉस्पिटल की मदद से आज विटिलिगो और सोराइसिस जो है उन बीमारियों का जो है इलाज आपके लिए अवेलेबल है। हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर शैलेंद्र धवन जी एंड डॉक्टर सम्यक धवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर सम्यक धवन एंड आज हम यहाँ रेडियो सिटी के सेटअप में आए हैं। हरी जी से आज हम बात करेंगे एंड आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो और सोराइसिस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा टैबू और स्टिग्मा जिसको माना जाता है। तो आई होप यू गाइज लाइक द कॉन्वर्सेशन और आगे बात करते हैं हरी जी से। सो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कायाकल्प ग्लोबल की शुरुआत कैसे हुई, बाप बेटे कैसे आए एक साथ। 1992 से बताना स्टार्ट कीजिए सर। बड़ा इंटरेस्टिंग हरी जी क्वेश्चन आपने पूछा जी। मैं जब ग्रेजुएशन करके मैंने लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से वहाँ अमृतसर से मैंने ग्रेजुएशन किया जी। तो हमारे गुरुजी थे सोहनलाल बसंत जी, तो उनके साथ मैंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू करी। हाँ जी। तो वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करते थे। हाँ जी। और नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास कितने होते थे? 300 पेशेंट्स पर डे होते थे और फीस कितनी होती थी पर डे मेडिसिन की? 3 रुपए, क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल था। हाँ जी। तो इतने ज्यादा पेशेंट्स होते थे वहां पर। जब मेरे को लर्निंग का मौका मिला जी, तो वो जो मेरा एक्सपर्टाइज था, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत थे तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बहुत था। ये ड्रग काम नहीं कर रही, दूसरी ड्रग दे दो, ये ड्रग काम नहीं करती, दूसरी ड्रग दे दो। तो ऐसा करने से हमारे पास 1 साल 2 साल के अंदर हम हर एक डिजीज के अंदर इतनी मास्टरी होती गई हमें। और हमारे गुरु जो थे वो स्किन डिजीजेज में उनकी मास्टरी थी जी सर। तो उनको आयुर्वेद पढ़े हुए थे। मेरे को अभी वो दिन याद है, एक पेशेंट आया, उसने बोला डॉक्टर साहब आई एम सो हैप्पी। उसने मिठाई का डब्बा गुरुजी को लाके दिया और कह रही क्या हुआ? कह रही डॉक्टर साहब मेरा ना सिर के अंदर सोराइसिस था, वो आपने जो ऑयल दिया था, मेरा सोराइसिस जो पिछले 15 सालों से एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा था, वो आपकी दवाई से ठीक हो गया। और हमारे गुरुजी जो थे उसको बोलते थे एका कुष्ठा। आयुर्वेद में सोराइसिस को एक कुष्ठ बोलते हैं, जहां पर आदमी की चमड़ी मछली की तरह बनने लग जाती है, उसको बोलते हैं एक कुष्ठ जी सर। अब हमारे गुरुजी के लिए तो वो बड़ी बात नहीं थी, वो तो करते ही थे, लेकिन उसकी एक इनक्योरेबल डिजीज ठीक हुई। तो मैं वहां सामने ट्रेनिंग लेता था, मैंने उस चीज को नोट किया जी सर कि ये कितनी बड़ी बात है आयुर्वेद के लिए कि एक इनक्योरेबल डिजीज जो है वो ठीक हो पा रही है आयुर्वेद के ऑयल से और मेडिसिन से। वाह सर वाह। तो वहां से वो जर्नी जब शुरू हुई तो फिर वो आगे हम बढ़ते गए। अरे वाह सर। एंड देखिए, ऐसा है कि अभी मैं डॉक्टर धवन से बात कर रहा था सर, आपने एक चीज़ भी बताई थी कि एक तरीके से समाज में कई सारे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ विटिलिगो एंड सोराइसिस। वो एक आधा वाकया शेयर करेंगे सर आप, जो यूपी बिहार कौन सी जगह का आपने किया था सर प्लीज़? बहुत बड़ी आपने क्या, मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट सुनाता हूँ जिससे कि वो लाइफ चेंजिंग था हमारे लिए भी, हमारी संस्था के लिए भी जी सर। हम लोग शुगर की दवाई दिया करते थे आयुर्वेद में, हम जॉइंट पेन की दवाई दिया करते थे, हम स्किन डिजीज को ट्रीट करते थे, हम मल्टीपल डिजीजेस को ट्रीट करते थे जी सर। एक पेशेंट मेरे पास आई, हाँ। उसने मेरे को बोला, हम उन दिनों में मेरे को याद है हम 1 महीने की दवाई मान लो पेशेंट को देते थे, आसपास के पेशेंट आते थे। अब हमारे पास पैन इंडिया पेशेंट आते हैं, तो उन दिनों में आसपास के लोग आया करते थे, हाँ। तो मैंने उसको 1 महीने की दवाई दी। वो मेरे उस पेशेंट 4 महीने में उसका सफेद दाग था, विटिलिगो की पेशेंट थी जी सर। उसके हाथों पे, बच्चे की 12 साल के बच्चे का हाथों पे सफेद दाग ठीक हुआ, हाँ। और उसने मेरे को बोला डॉक्टर साहब ऐसा करो 3 महीने की दवाई इकट्ठी दे दो। मैंने बोला तुम हर महीने तो लेती हो, तब 3 महीने क्यों करना है? उसने जो जवाब दिया, आप भी हरी आप सुन के आपको भी लगेगा कि ये क्या होता है हमारे देश में। उसने बोला कि पिछले 5 सालों से बिहार में की लड़की है, अब फरीदाबाद में रहती है, तो मैं इसको गांव में कभी 4 साल से किसी फंक्शन पे लेके नहीं गई थी, क्योंकि अगर इसको गांव में पता लग जाता कि इसके दाग है तो फिर बहुत समस्या थी हमारे लिए। अब आपने इसको ठीक कर दिया है तो मैं अब पहली बार खुशी खुशी इसको गाँव लेके जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका स्टूडियो में आने के लिए। और देखिए, जैसे शैलेंद्र सर आए, एक तो भाषा शैली बहुत बिल्कुल नाम की तरह है सर की, और साथ ही साथ देखें ऐसा है कि सर इसके बारे में अब और भी ज़्यादा बातचीत करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फादर सन डॉक्टर डुओ हैं और विटिलिगो और सोराइसिस को अपनी लाइफ का आपने काम क्यों बनाया, और इसमें अप्रोच जो है एक वो क्या आपने अप्लाई की, उसके बारे में बताएं सर। समय आप ज़्यादा इसमें हमने जो नोटिस किया, जैसे मैं MBBS डॉक्टर हूँ, फादर साहब जो हैं वो BMS डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे हमारा एक डुअल अप्रोच आता है, जहाँ पे कि हम ईस्ट मीट्स वेस्ट अप्रोच इसे कहेंगे ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन मीट्स मॉडर्न मेडिसिन वाला अप्रोच हमारा है। उसका रीज़न ये है कि जैसे सर ने बताया कि उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ा
यहाँ पे स्टिग्मा है हमारे देश में कि जैसे हम भी जब ओपीडी करते हैं तो पेशेंट आते हैं तो बिहार में काफ़ी बार वो क्या करते हैं कि पूरी पूरी फैमिली को वो बॉयकॉट कर देते हैं, है ना, उनकी पूरी पूरी परिवार में शादी नहीं हो पाती है। तो इस टाइप का स्टिग्मा है छोटे शहरों में, Tier 2 शहरों में ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैं अब देख रहा हूँ जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो नई नई जनरेशन आ रही है उसमें थोड़ा सा उनको एक्सेप्टेंस का वो ट्रेंड चल पड़ा है, तो वो स्टिग्मा इसको उतना नहीं मानते जितना कि एजेड पॉपुलेशन हमारी देश की मानती है। हाउएवर अभी भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो हमारा देश है 90% वो अभी भी बिलो पॉवर्टी रहता है। हमारा जो देश है वो Tier 2 Tier 3 में ही आता है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। और कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा हरी की जो मॉडर्न डर्मेटोलॉजी है हमारी वो थोड़ी थोड़ी कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं जितने भी नए बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं, मेरे साथ के भी जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं जो डर्मा करते हैं, MD करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रहता है प्रोसीजर करना, फिलर्स करना, बोटॉक्स प्रोसीजर्स, फेशियल्स, मेडिफेशियल्स, इस तरफ थोड़ा तरफ कॉस्मेटोलॉजी, हेयर ट्रांसप्लांट। आई आल्सो नीड इट। तो कोर डर्मेटोलॉजी जो है ना, जिसमें कि एक्चुअल स्किन की जो डिजीजेस का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं हमने नोटिस किया कि हु इज सर्विंग दैट पॉपुलेशन। तो जब इतना बड़ा स्टिग्मा है हमारे देश में, जहां मान लो इवन दो विटिलिगो सिर्फ देश की 1 या 2% आबादी को हो रहा है, लेकिन वो जो 1 या 2% आबादी है उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उनको ये बोल दिया जाता है कि दिस इज जस्ट अ स्किन डिसऑर्डर, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसके घर परिवार में जो समस्या उसको देखने को मिल रही है पीछे, वो आपके कह देने से कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, वो एक्सेप्ट नहीं करता। पेशेंट इस बीमारी को लेके सुसाइड तक कर रहा है। Oh my God. तो आपका ये कहना हो उसको कि दिस इज जस्ट अ स्किन डिसऑर्डर और ये इसकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्किन पे हो रहा है, इसका अंदर कोई प्रभाव नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ, मेरे अपने सभी डॉक्टर्स के अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं। मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा ये है कि इट इज डेफिनेटली अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे फिर हमने ये जो डुअल अप्रोच हमारी रही है कि कैसे इसको हम लोग ट्रीट करें। इस बीमारी को मॉडर्न मेडिसिन में ला इलाज कहा गया है, इनक्योरेबल कहा गया है, बिकॉज इलाज एंड ला इलाज इज ऑल्सो अ वेरी ग्रे एरिया। इलाज का मतलब होता है ट्रीटमेंट। अब लोग कहते हैं कि इसका क्योर नहीं है, लेकिन इवन दो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर है जिसका क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट तो है, राइट? सो ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द पेशेंट रिक्वायर्स अ गाइडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जहाँ पे कि आप उसकी हैंड होल्डिंग करें, आप उसको मेंटली भी सपोर्ट करें, आप उसको काउंसिल करें अच्छे से, और आप उसको ऐसी ट्रीटमेंट दें जो उसको रिजल्ट लाके दे, विजिबल और इंटरनली भी। थैंक यू सो मच सम्यक जी, थैंक्स अ लॉट। एंड सर अगला क्वेश्चन मेरा है, अगर कोई लिसनर वाइट पैचेस या स्टबर्न डैंड्रफ जैसी फ्लेकिंग से कंफ्यूज्ड है, तो विटिलिगो और सोराइसिस के पहले साइंस क्या होते हैं और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए इंस्टेड ऑफ खुद के ट्रीटमेंट करने के बजाय? विटिलिगो शुरू कहाँ से होता है? 90% पेशेंट में ना फिंगर टिप से शुरू होता है। जी सर। ठीक है, कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर वाइट हो रहा है। अगर चीक्स पर वाइट हो रहा है तो एल्बा हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। जी सर। लेकिन विटिलिगो 90% केसेस में कहाँ शुरू होता है? अगर वो फिंगर टिप्स से शुरू हो रहा है, फिंगर टिप्स पे आएगा, पैर के अंगूठे पे आएगा, लिप्स पे आएगा, जो एक्सट्रीमिटीज हैं बॉडी की, जी सर, उन पे आता है। तो अगर वहां पर वाइट पैच है तो वो वहां ट्रिकी है। आपको अपने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अपने जिस भी डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट हो, उस डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए। वो फंगल नहीं है, वो कैल्शियम वाला दाग नहीं है। अगर यहाँ आ रहा है, इमीडिएट यू शुड कंसल्ट, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर वो यहाँ शुरू हुआ और अगर आपने ट्रीटमेंट डिले किया और वो लिप्स पे डॉट आ गया, तो लिप्स आर इनक्योरेबल। ओहो। तो यहाँ से अगर हम उसी वक्त उसको पिक कर लेते हैं तो हम डिजीज को बढ़ना रोक के इंपॉर्टेंट एरियाज को बाकी को बचा लेते हैं। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सोराइसिस का जहाँ तक आपने पूछा, तो बहुत बार लोग जो हैं वो डैंड्रफ से कंफ्यूज हो जाते हैं और सोराइसिस को इसलिए बहुत लाइटली ले लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को। कई बार ऐसा होता है कि सोराइसिस जो होता है वो शुरुआत बालों में से ही होता है, स्कैल्प में से ही होता है, इससे पहले कि वो पूरी बॉडी पे जाए उसका स्कैल्प में शुरुआत होती है। लेकिन लोग उसे अज्यूम करते हैं कि चलो सर्दियों में थोड़ी बहुत फ्लेकीनेस तो रहती है, ड्राइनेस तो रहती है, तो वो अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाते हैं, इस टाइप से कुछ फार्मेसी से शैम्पू परचेज कर लेते हैं और वो अपने 1 सर्दी पार कर लेते हैं, 2 सर्दी पार कर लेते हैं, 3 सर्दी पार कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनको एक्चुअल में सोराइसिस है, जिसको कि वो डैंड्रफ समझ के कंफ्यूज कर रहे हैं। और फिर बीमारी जो है वो बाढ़ की तरह आती है 4थे साल में या 5वें साल में, और फिर वो डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसलिए बहुत बार इसमें मिस डायग्नोसिस भी रहता है। तो बेटर ये है कि अगर आपको अपने स्कैल्प में, बालों में पपड़ी जैसा महसूस हो, जिसको कि उखाड़ने पे थोड़ा सा अगर खून भी निकले मान लो, उसको ऑस्पिट साइन कहते हैं एलोपैथी में। तो ऑस्पिट साइन क्या होता है कि जब आप उसको खुजली करें पपड़ी को, तो अगर आपको थोड़ा सा पिन पॉइंट ब्लीडिंग मिलती है वहां पे, दैट इज द डिफरेंशिएट कि ये सोराइसिस है, डैंड्रफ नहीं है। डैंड्रफ में जो होता है वो दानेदार नमक जैसे
कंधों पे गिरते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी ऐड करने वाला इंपॉर्टेंट है, अर्ली ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि सोराइसिस जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्किन, उसके कुछ सालों बाद ये नेल्स को खराब करता है, देन जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अगर अर्ली स्टेज में उसको पिक कर लिया जाए, हर्ब्स दे दी जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, तो वहीं वो डैंड्रफ ही रह जाता है और डैंड्रफ आयुर्वेद से रिकवर कर जाता है, लेकिन उसके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स नहीं होती। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। डैंड्रफ कहने का मतलब है कि वो अपने अर्ली स्टेजेस में ही रह जाता है। हाँ, डैंड्रफ तो नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, डैंड्रफ नहीं है, बट वो जो भी फ्लेक्स हैं उनको अर्ली रिकवर, अर्ली ट्रीटमेंट कर लेने से वो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पेशेंट्स की। एक बार जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हरी, तो फिर उसके बाद पेशेंट की जो एक पेशेंट की ना लाइफ साइकिल होती है ट्रीटमेंट की, वो बड़ी ही एक्सपेंसिव और लंबी बन जाती है, जहाँ पे उसको बहुत हैवी ड्रग्स भी लेनी पड़ती हैं, बहुत महंगे महंगे ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो उसका बेटर है कि इकोनॉमिकल जो रास्ता है वो ये है कि आप स्टार्टिंग ही अपना डायग्नोसिस अच्छा करें, अच्छे डॉक्टर से आपने नोट किया होगा मेरे ओपीडी में एक और पेशेंट आगे पता क्या बोलते हैं, पेशेंट आगे बोलते जब उनकी बॉडी भर जाती है ना, उसके बाद जब ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं और कंप्यूटर पे काम करते वक्त पेन आता है, फिर आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा करो बस ज्वाइंट वाला काम ठीक कर दो, स्किन की तो हमें आदत पड़ गई है, वो स्टेज आ जाती है। तो रादर देन ऐसी स्टेज में ना अनलकीली कोई पहुंचे, अर्ली सिम्टम्स पे एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठीक है आपको डैंड्रफ है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके वो आपके नेल्स चेक करता है, अगर नेल्स में पिटिंग है तो उसको समझ लग जाती है ये सोराइसिस का अर्ली साइन है, ये डैंड्रफ नहीं है, तो वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर देता है। सो अर्ली डायग्नोज एंड टू विजिट अ गुड डॉक्टर इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, फादर सन डुओ। एंड सर मिथ और फैक्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। 3 कॉमन मिथ्स जो हैं जो आप चाहते हैं इंडिया में तुरंत स्टॉप कर दिए जाएं विटिलिगो और सोराइसिस के बारे में, और उनके सिंपल फैक्ट्स जो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं कि ये बात है, ये 3 मिथ्स हैं, ये गलत है और उनकी सच्चाई क्या है, ये बताएं सर। तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सफेद दाग और सोराइसिस दोनों ही छूने से नहीं फैलती हैं। ये सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो आपके बॉडी के अंदर से शुरू हुई हैं और ये कम्युनिकेबल नहीं है, स्प्रेड नहीं होती हैं, अनकम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। सेकंड जो एक बहुत ज्यादा सफेद दाग के रोगियों के मन में रहता है वो एक ये दूध या सफेद रंग की चीजें खा लेने से या उनका सेवन कर लेने से सफेद दाग हो जाता है। एंड थर्ड समय जी, थर्ड में ये कहूंगा जो हमने पहले भी कवर किया है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका अगर यही सही समय पे सही डॉक्टर के साथ अगर आप जुड़े और इसका डायग्नोसिस बना लें तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, रेमिशन में लाया जा सकता है और बहुत लंबे टाइम तक भी इसको मैनेज किया जा सकता है जी। एंड सर जैसा कि आपने बताया इंटीग्रेटिव मेडिसिन, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है और किस कंडीशंस के लिए है? आयुर्वेद और मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट जो है डायग्नोसिस, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये बताएं सर। आयुर्वेद में रुकने के लिए 4 महीने 5 महीने लगेंगे, उतनी देर में होंठ वाइट हो जाएगा। और जैसे ही आप देखो सम्यक सर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, मॉडर्न मेडिसिन को इंटीग्रेशन हमने किया है जैसे ही जी सर, तो वो जो स्प्रेडिंग है दैट कैन बी अरेस्टेड विद इन 45 डेज। तो यहीं पे इंटीग्रेटिव मेडिसिन आपने पूछा कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन यही है कि जहाँ पे समझदारी से एथिकली पेशेंट की कंडीशन को समझते हुए, ना कि अपनी पैथी को सही साबित करने के मकसद से इलाज किया जाए। इलाज करना चाहिए पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस समय वो ट्रीटमेंट, उस समय वो ट्रीटमेंट क्या मांग रही है, पेशेंट क्या मांग रहा है, उसकी कंडीशन क्या मांग रही है, उस समय वो इलाज देना जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है, दैट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन। आयुर्वेद को लोग नेचुरल समझते हैं, डर्मेटोलॉजी को साइंटिफिक समझते हैं, तो आप इन दोनों को सेफ्टी में कैसे कंबाइन करते हैं और कौन से लैब टेस्ट, क्लिनिकल ट्रैकिंग या स्टडीज यूज करते हैं ताकि एक सेफ जो है वो चीजें पेशेंट के पास तक जाए? सबसे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आता है हरी कि जहाँ पे एलोपैथी इंटरवेंशन रहती है हमारी साइड से, तो हम लोग हमेशा पेशेंट से जो है ब्लड टेस्ट जरूर मंगवाते हैं। तो हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है दैट इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो जो मेडिसिन आप दे रहे हो, आपको पहले से एलोपैथी में पता है कि अगर ये मेडिसिन दी जा रही है तो ये वाले पैरामीटर्स हमें चेक करने होते हैं। इसलिए हमें कोई व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है वहाँ पे। वो पहले ही पता है कि अगर आपने मान लो ये वाला ड्रग दिया है, ड्रग ए, तो इसका प्रभाव जो है इन ऑर्गन्स पे पड़ेगा, तो आपको एक KFT LFT करवाना है अपना। तो वो हम पहले से ही करवा के चलते हैं, हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने। और उसके जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है हमारा, जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही जो है ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जाता है कि भैया ज्यादा तेज दवाई देनी है कि उसको टेपर डाउन करना है कि उसको टेपर अप करना है। तो वो हमारा एविडेंस बेस वहां पे रहता है। तो बेसिकली मतलब इट्स जो जैसा पेशेंट है सबके लिए ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग है, सबका इंडिविजुअल पूरा ध्यान दिया जाता है कि इसका क्या इलाज है, इसका क्या इलाज है। पेशेंट लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब 24 साल की लड़की है, 25 साल में शादी करनी है, इसका दाग निकलने मत देना जी। अब इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है जी। अब
55 साल की माता जी आ गई जी, ठीक है, सारी जिंदगी जी ली, बच्चों की शादियां हो गई, अब उनको हमें वो अग्रेसिव ड्रग नहीं देनी जी सर, जो हमें 25 साल के 24 साल की लड़की को देनी है, ताकि वो उसकी लाइफ जो है आगे बहुत आगे लाइफ पड़ा है, कैरियर पड़ा है उसका आगे। जी सर, तो वो हर एक पेशेंट डिफरेंट है। लाइफस्टाइल जो मैटर करता है सर, क्रीम्स और टैबलेट्स के आगे जाके कौन से 3 लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं विटलिगो और सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए, और कौन से पॉपुलर चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ इनके लिए। अरे जी सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है, विटिलिगो के कॉजेज भी इसमें कवर हो जाएंगे कि ये होता किसको है, जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा। जी, बुक्स में लिखा हुआ है कि कुछ हद तक जेनेटिक्स होता है जी, कि मतलब अगर वंशानुगत, अगर परिवार में किसी को सफ़ेद दाग चल रहा है या सोराइसिस चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एग्रीड। जी सर। पर एक माँ के 3 बच्चे हैं ना, एक को होता है 2 को नहीं होता, किसको होता है वो बताता हूँ। जी सर। या फैमिली में पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो दूर दूर किसी को सफ़ेद दाग नहीं है, जी 80% ऐसे। जी सर। पर अदर ऑटो इम्यून डिजीज लाइक थायराइड, वो भी इसी में आता है। मतलब जो कीटाणु गले के थायराइड को खाता है वही कीटाणु घूम के चमड़ी में रंग को खाता है, एक ही कैटेगरी की डिजीजेज हैं। पर बटन ऑन किसका होगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने बोला कि माँ के 3 बच्चे हैं, एक को होगा, 2 को नहीं हुआ। जी सर। किसको होगा? जो बटन खुद ऑन करते हैं पेशेंट। वो कैसे? हाँ जी। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन। हाँ जी, हाँ जी। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहेगी तो आपको कुछ ना कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज, जिसको लाइफस्टाइल डिजीजेज बोलते हैं ना हम, वो कुछ ना कुछ डिजीजेज आपको लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन से रहने लग जाएंगी। नंबर 2 जी, अगर आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ा, हाँ जी, ठीक है, रात को बुक्स में लिखा हुआ है, आयुर्वेद बोलता है कि सनसेट, जैन लोग करते हैं सनसेट के ऊपर भोजन करके 10 बजे आपने सोना है जी। हम 2 बजे तक करते हैं स्क्रोलिंग। हाँ। ठीक है, लाइफ वो जो बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ता है जब स्लीप पैटर्न बिगड़ता है जी, जो कॉल सेंटर वाले एक महीना डे, 1 महीना नाइट, 1 महीना डे, 2 साल के अंदर अंदर वो हमारे पास आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लाइफस्टाइल के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने पहले बताया, सेकंड स्लीप पैटर्न उसका बिगड़ना, सर्कैडियन रिदम होता है। सूरज के हिसाब से हमारी बॉडी चलती है, सूरज के हिसाब से बॉडी को चलाओगे कोई भी डिजीज नहीं आएगी। जैसे ही सूरज की सर्कल को आप ब्रेक करते हो आपके अंदर ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेसफुल कंडीशंस। जी सर। 3 चीजें मैंने बताई, ये तीनों क्या था? कॉन्स्टिपेशन, स्लीप पैटर्न का बिगड़ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये तीनों हुई। और माँ बाप में किसी को थायराइड था या ऑटोइम्यून शुगर या कुछ फैमिली में चल रही थी, समझो कि ये बटन तुमने खुद ऑन करना ही है। वो जिसको पुराने टाइम में नहीं बोलते थे कर्मों की सजा। ये बात सही है सर। तो वो ये डिजीजेज हमारे अपने कर्मों की सजा होती है। और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले दिन उसको पता क्या, मैं तो इतने साल का हो गया मेरे को, कितने 30 साल हो गए पेशेंट देखते को, मैं तो उसको क्या बोलता हूँ, जैसे सोराइसिस आ गया, डेंड्रफ आ गया जी सर, ये हल्का सा कोहनी पे पै जाता, मैं क्या देख तेरे पे भगवान की कृपा है, तेरे को भगवान मौका दे रहे हैं, आज तू मेरे पास आ गया, तेरे को मैंने ये चीजें समझाई, अब तू मान ले। अब अगर तू नहीं मानता तो फिर सुन क्या होगा जी, फिर वो भी बता दो। फिर मैं क्या देख 5 साल के अंदर अंदर तू ये कार्डियक वाला डॉक्टर, ब्लड प्रेशर वाला डॉक्टर या शुगर वाला या जॉइंट पेन वाला, इन चारों में से 2 के कैबिन के बाहर बैठा हुआ मिलेगा मेरे को। या तो मेरी बात मान ले तो तेरा सोराइसिस और सफेद दाग भी रिवर्स होगा। और ये जो 5 डॉक्टर 4 डॉक्टर आने हैं ना तेरे आने वाले 10 सालों में, ये भी नहीं आएंगे। अब तू फैसला कर ले कि तेरे ये भगवान ने तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे को बड़ी डिजीज नहीं दी, ठकठकाया है सिर्फ, कुंडा खटखटाया है तेरा जी। एग्जैक्टली सर। और आयुर्वेद में एक और बहुत समय अच्छी चीज क्या लिखी हुई है, ये जो हम करते हैं, जब हम कॉन्स्टिपेशन करते हैं, जब करते हैं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं जी। वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर घूमते हुए स्किन से बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किन डिजीजेस। वो टॉक्सिन्स, हम टॉक्सिन जो मैंने 3 पॉइंट बोले आपको, हम खुद टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, वो फिर वही फॉलिंग ऑफ हेयर कर रहा है, वही आपका स्किन डिजीज कर रहा है, वही सोराइसिस कर रहा है। आयुर्वेद बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। जो कमाल की बात है वो ये है कि बहुत सारे लिसनर्स को लगता होगा कि जैसे ये अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें मॉडर्न मेडिसिन में प्रूवन है। यदि आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तो जो भी बातें ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, चाहे वो कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, विटलिगो हो, सोराइसिस हो, वो सब में मेंशन्ड है कि मानसिक तनाव बढ़ने से जो है ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं।
सेकेंडली जिन्होंने बताया सर्केडियन रिदम के बारे में, ये अभी प्रूव हो चुका है कि जिनका भी सर्केडियन रिदम खराब रहता है उनके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ते हैं। वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जिनको आम भाषा में कीटाणु कह दो या कुछ भी कह दो, वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ता है वो आगे जाके बाकी ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर रहे हैं और फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रही है। तो इट इज नाउ बीन प्रूवन, जो इतने सालों से 2000-3000 साल पहले जो हमारा आयुर्वेद में जो लिखा गया था उसको अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। जो इन्होंने गट वाली भी बात बताई है उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। स्किन गट एक्सिस होता है जी। कितनी बार आप कहते हैं कि आजकल आप देखोगे कितने सारे नए स्टार्टअप आ गए हैं, ब्रांड आ गए हैं, वो बोलते हैं कि एक्ने क्यों होता है, पेट साफ नहीं होता। आपका मूड ऑफ क्यों रहता है, पेट साफ नहीं होता। आपको आईबीएस होता है, उससे आपका मूड ऑफ रहता है, फिर आपका फेस खराब होता है, क्यों हो रहा है? वो स्किन गट एक्सिस है। तो इट इज नाउ ऑल बीइंग प्रूवन अगेन एंड अगेन, जो सारी बातें पहले ही हमें पता थी। तो बस बड़ा सिंपल सा चीज है जी, अपना लाइफस्टाइल सुधारने की अगर कोई चीज कर सकते हो तो वो कर लो जी आप। बाकी डॉक्टर साहब हैं ही, वो आपको सुधारने में मजबूर कर देंगे। एंड सर, द होपफुल टेक अवे, लेट्स टॉक अबाउट द होपफुल टेक अवे। अगर एक लिस्टर जो अभी जिसे डायग्नोसिस मिला है इस वीक में ही, तो रियलिस्टिक रिकवरी जर्नी जो है उसकी 3 से 6 महीने की में कैसी दिखेगी, ये बताएं सर। 3 months 20% रिकवरी इफ द हेयर फॉलिकल्स आर ब्लैक, नंबर 1। नंबर 2 जी सर, अगर दाग बढ़ रहा है और 45 days मैक्सिमम 3 months जी सर के अंदर वो अगर विटिलिगो डॉक्टर से नहीं रुक रहा, तो दैट मीन्स आपको ट्रीटमेंट की मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आप हायर सेंटर पे जाएं और एक्सपर्ट डॉक्टर देखें या कुछ भी आप करें, बट वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं है जी। तो ये 2 पैरामीटर ऐसे हैं जिनका ध्यान सभी पेशेंट्स को रखना चाहिए। ऑल राइट। एंड सर देखिए, ऐसा है कि कई सारे जो हैं देश के अलग अलग डिजिटल माध्यम से हम कई सारे लोग देखेंगे, देश के अलग अलग कोने से भी देख सकते हैं। तो एक बार ज़रा कायाकल्प ग्लोबल की ज़रा फिजिकल एड्रेस और सब कुछ चीज़ों के बारे में बता दें कि अगर किसी को ऐसी चीज़ होती है तो आपके पास कहाँ तक आ सकते हैं। तो हमारे 3 सेंटर हैं, एक लखनऊ में है, अलीगंज में, एक हमारा नवी मुंबई में है कोपर खैरन में थाने के पास, एक लखनऊ में है, अलीगंज में और फरीदाबाद में हमारा मेन सेंटर है। इस पे अब तीनों सेंटर पे जाके भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट दूर रहते हैं, आके नहीं दिखा पाते हैं, तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जा सकता है, जहाँ वीडियो कॉल पे पेशेंट को अपने सफ़ेद दाग के पैचेस दिखा के डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके और फिर मेडिसिन को जो है अपने घर पर ही मंगवाया जा सकता है। और फिर जो बाकी फॉलोअप वाला प्रोसेस है वो भी वीडियो कॉल पर हो सकता है। और फिर अगर पेशेंट को लगता है तो वो हमारे किन्हीं भी इन 3 सेंटर्स में जाके एक फॉलोअप विजिट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटी है टेलीमेडिसिन का, जहां घर बैठे बैठे भी अब इलाज करवाया जा सकता है सफेद दाग और सोराइसिस का। सो सर, मुझे ये बताएं जरा कि अगर मान लीजिए शादियों का सीजन चल रहा है, अगर किसी की शादी आ रही है और भगवान ना करे किसी को ये प्रॉब्लम अगर शुरू हो रही है या उनको ऑलरेडी है, तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है सर? तो देखो, सबसे पहले तो इसमें ये आता है कि जो टेक्निकली अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले बढ़ते सफ़ेद दाग का रुकना। यदि 1 साल तक बीमारी जो है वो शांत हो चुकी है तो उसके बाद, और अगर पेशेंट की जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उसकी हम एविडेंस बेस्ड ब्लड टेस्ट करवाते हैं, काम प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, तो अगर उसकी ब्लड पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं और 1 साल हो गया है, बीमारी शांत हो गई है, तो ऐसे केसेस में हम लोग सर्जरी भी करवा सकते हैं। उसे हम कहते हैं मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट, जिसमें हमारी ही स्किन की चमड़ी से जो नॉर्मल स्किन है हमारी, जहाँ पे रंग बनाने वाली कोशिकाएं अभी जीवित हैं, उसको हम एक पील ले सकते हैं और उसको फिर केमिकल से ट्रीट करके उस स्किन में से जो रंग बनाने वाले सेल्स हैं, जिसको मेलानोसाइट कहते हैं, उनको निकाला जा सकता है, उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है और फिर उसका लेप बना के जहां जहां पे सफेद दाग है वहां पे लगाया जा सकता है। तो ऐसा करने से, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, पीछे के जो बाल होते हैं उनको आगे लगा देते हैं, सिमिलरली अपनी ही बॉडी में से अपने रंग बनाने वाले सेल्स को लेके ट्रांसप्लांट कर दिया है जहां पे रंग नहीं था, तो आने वाले कुछ महीनों में 2, 3, 4, 5 महीने में वो रंग वहां बना लेता है। तो इसे हम कहते हैं मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो, जैसे आपने बताया, मैनेजेबल एज ग्रुप में किसी को फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा करने से जल्दी इलाज दिया जा सकता है। लेकिन द डिजीज हैज टू बी स्टेबल फॉर 1 year। बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसा भी करना, मतलब बिना डिजीज को स्टेबल किए ऐसा करना गलत है, क्योंकि मान लो अगर बीमारी अंदर से अभी एक्टिव है और आपने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो नए पैच बना सकती है, क्योंकि बीमारी अंदर से शांत नहीं थी। तो इसलिए अंदर से, मैंने जो बात पहले बोली वो ये है कि डिजीज को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ, जो छोटे शहर है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो पुरानी टेक्निक्स थी सर्जरी की, तो क्या होता है, पुरानी टेक्निक क्या होती थी, पंच ग्राफ्ट। पंच ग्राफ्ट में क्या करते थे, वो यहाँ से ऐसे घुमाया, यहाँ से स्किन का टुकड़ा उठाया, उसको उठा के यहाँ पर स्किन का टुकड़ा लगा दिया, पंच ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, पुरानी टेक्निक है। तो उसमें क्या होता था कि स्किन उभरी उभरी रहती है लगने के बाद। फिर उसके बाद टेक्निक क्या आई,
ग्राफ्ट लगता था। ग्राफ्ट कैसे होता था, मान लो 2 इंच का टुकड़ा यहाँ पर वाइट है तो वो थाई से 2 इंच की स्किन लेते थे और उसके ऊपर लगा देते थे। जी सर। स्किन ग्राफ्ट कर देते थे। ये पुरानी टेक्निक्स एंड आउटडेटेड टेक्निक्स हैं। जी सर। अब मेलानोसिल सेल ट्रांसप्लांट जो सर बता रहे हैं, इस टेक्निक में क्या होता है, अगर आपका 6 इंच का टुकड़ा है जो वाइट है तो आपको सिर्फ उसका 1/10 एरिया स्किन से लेना होता है। बहुत छोटा सा टुकड़ा सेल, मतलब पहले क्या होता था, एक इतना बड़ा पूरी स्किन उठाओ, नहीं, उसका 1/10 टुकड़ा उठाओ, उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनको मेडिसिन से सेपरेट करके उसको पेस्ट बना के उसके ऊपर लगा देते हैं, वो 1-2-3 महीने के अंदर रिकवर कर जाता है। तो ये बहुत मतलब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट। और इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात क्या होती है कि वो बिल्कुल रिकवरी जब आती है वो बिल्कुल प्लेन आता है, बिल्कुल हाथ लगाने से पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ था। और सबसे लेकिन रिकवरी कब तक आती है सर, ये बताएं। विदिन 1 मंथ, 1 to 2 months जो है वो रिकवर करना चाहिए। 3 months में तो पेशेंट आर वेरी हैप्पी। सबसे अच्छी बात है कि जो कलर बन रहा है वो आप ही की स्किन कलर का बन रहा है, क्योंकि आप ही के स्किन से लिए गए थे, तो आप बता ही नहीं सकते कि वहाँ पहले से बिल्कुल मैच करते बनता है, क्योंकि आपका ही तो स्किन कलर था वो। तो फिर तो मतलब वो बीमारी जो है वो मतलब एक तरीके से बीमारी, वो स्टिग्मा जो भी हम बातें कर रहे थे वो सब कुछ गॉन, बट स्टेबल, बट रिक्वायरमेंट इज स्टेबिलिटी। और उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है सर, देखो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तो करके रखना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और जो होते हैं, जैसे वो पेशेंट आते हैं लिप टैटू वाले, उसमें क्या हो रहा है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो लिप्स के ऊपर 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। लिप्स जो होते हैं यहाँ पर सर्जरी करते हैं थोड़ा पेनफुल होता है जी, तो लिप्स के लिए शॉर्ट, कई बार अगर 2 महीने बचे हैं जी अब आ जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, माइक्रो पिगमेंटेशन एक टेक्निक होती है, जैसे हाथ पे ओम लिखते थे ना काले रंग से। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल हम लिप्स में साइड वाली स्किन का कलर मैच करके उसी तरह मशीन से उसके अंदर हम टैटू कर देते हैं। तो टैटू करने से वो पेरिफेरी की जो है सिर्फ कॉस्मेटिकली वो जो है वो रिकवर कर जाता है, क्योंकि लिप्स के ऊपर मेडिसिन के अंदर भी रिकवरी इज वेरी वेरी स्लो, सर्जरी इज पेनफुल, तो हम टैटू जो है वो कर देते हैं। तो मतलब पॉइंट इज कि कायाकल्प के ऊपर जब पेशेंट आता है उसकी इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट से स्टेबिलिटी लाना जी, ठीक है। जो पैचेस ब्लैक हेयर वाले हैं उनको रिकवर कर देना जी सर। जो पैचेस इनक्योरेबल हैं उनके ऊपर सर्जरी कर देना, लिप्स के ऊपर रिकवरी नहीं आती टैटू कर देना। और लास्ट में बताता हूँ, जैसे 55-60 साल के पेशेंट आते हैं, अब फिंगर की सिर्फ इतनी टिप है, द रिकवरी इज वेरी स्लो, तो हम वाटरप्रूफ कंसीलर्स भी होते हैं हमारे पास, वो सिंपल फंक्शंस पे जाने के लिए आप उसको लगाओ, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि कुछ है, वो 1-2 दिन चलने वाले। तो मतलब कंप्लीट सोल्यूशन कायाकल्प पर आपको, जब व्हेन यू ज्वाइन कायाकल्प, एज के हिसाब से है ना, सीवियरिटी के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलता है कि आपको ये नहीं है कि अब इससे मेरे को वहाँ चले जाते तो ये लास्ट स्टॉप की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वाह सर, ये तो मतलब आज मैं सुन के मतलब सच में जो भी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे वो सच कह रहे होंगे, मान रहे होंगे कि भाई ये हर चीज़ का इलाज जो है आज की डेट में अवेलेबल है। और कई सारे लोग जो है आई एम श्योर इससे अनअवेयर भी होंगे, कई विटलिगो वाले भी, और कई बार हम देखते भी हैं। तो अगर आपको भी दिखे अपने आसपास कोई विटलिगो वाला, कायाकल्प ग्लोबल, राइट, ये नाम याद रखना, डॉक्टर धवन जो है, दोनों बाप बेटे बैठते हैं वहाँ पर। ठीक है जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।